हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी सोनिया धामा। तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, और लगभग हमारी 20 क्लासेस हमारी पॉलिटी की हो चुकी हैं। आई होप कि आपने मेरी सभी क्लासेस देखी होंगी और आप सभी क्लासेस देख रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, अपने व्यूज़ हमें हमारी क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो आते हैं अपनी क्लास पर। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियाँ। और हमारी जो क्लास है आज की 21 नंबर की क्लासेस है। प्रीवियस क्लासेस को भी आप ज़रूर देखें। ओके, ठीक है। तो देखिए, आप सभी ये जानते हैं मैंने आपको कितनी बार बताया है कि हमारा जो संविधान है कि ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, है ना, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी ओरिजिनली मैं बात कर रही हूँ, और 22 पार्ट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे आज का जो उसी में ही हमारा जो टॉपिक है वो है अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, अब भाई जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ क्या होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी। तो अनुसूचियाँ क्या हैं भाई? अनुसूचियाँ हमारे संविधान का एक ऐसा भाग है जो कि अनुच्छेदों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमारे जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं वो हमें हमारे संविधान के बारे में अतिरिक्त नॉलेज, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती हैं, एडिशनल नॉलेज हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स जो है ना, अनुच्छेद, उनसे बिल्कुल अलग इनको लिस्ट किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। ओके, तो हमारे जो संविधान में है, हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि भाई हमारी क्या है, अनुसूचियाँ क्या होती हैं। तो अनुसूचियाँ जो हैं हमारे संविधान का ऐसा पार्ट है जो कि अनुच्छेदों से बिल्कुल अलग उनको क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है, सूचीबद्ध उन्हें किया गया है। और अनुसूचियाँ, चलो एक लाइन में लिख लेते हैं, अनुसूचियाँ क्या है ना, अनुसूचियाँ क्या है। तो अनुसूचियाँ क्या है? अनुसूचियाँ हमारे संविधान का, अनुसूचियाँ 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 संविधान के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है, संविधान को वर्गीकृत करती हैं, संविधान को वर्गीकृत करती हैं और अनुच्छेदों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एडिशनल नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है और हमारे क्या है, जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स जो हैं, उनसे बिल्कुल अलग है अनुसूचियाँ। देखिए, जब हमारा संविधान बना तो ओरिजिनली हमारे जो संविधान में मूल रूप से, ठीक है, संविधान में मूल रूप से ठीक है, ओरिजिनली ठीक है, तो ओरिजिनली यहाँ पे कितने शेड्यूल थे हमारे? 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ना स्केड्यूल्स, कुछ लोग शेड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, स्केड्यूल, तो 8 स्केड्यूल हमारे यहाँ पे थे ओरिजिनली। लेकिन समय समय पे धीरे धीरे भाई जो हमें जैसे जो जोड़ना पड़ा, तो यहाँ पे हमें संविधान संशोधन के थ्रू क्या किया, हमने 4 अनुसूचियों को और जोड़ा। ठीक है, तो वो 4 संशोधन कौन से हुए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुए? तो संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ, और वर्तमान में जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, वर्तमान में प्रेजेंटली, ठीक है, तो वर्तमान में हमारे संविधान में 12 स्केड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं हमारे, कि भाई जो हमारी 4 अनुसूचियां जो ऐड हुई हैं,
जो हमारी 4 अनुसूचियां जो ऐड हुई हैं वो कौन सी थी? सबसे पहले जो हमारा 9th स्केड्यूल था, ठीक है, 9वीं अनुसूची जो हमारी जोड़ी गई, तो ये 9वीं अनुसूची जो थी हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? ये हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, ठीक है, 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन होता है और यहाँ पे 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 9वीं अनुसूची ये जो थी हमारी भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद 10th स्केड्यूल को जोड़ा जाता है और जो 10th स्केड्यूल है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इसमें ये इसको जो जोड़ा जाता है, इसके लिए यहाँ पे हमारा संविधान संशोधन होता है 52nd, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन होता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को CA लिखूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है, आप समझ जाना। तो यहाँ पे 10th स्केड्यूल को जोड़ा जाता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और ये हमारा होता है 1985 का, ठीक है, 1985 का हमारा ये संविधान संशोधन यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे हमारा जो 11th स्केड्यूल है, 11th स्केड्यूल को यहाँ पे जोड़ा जाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और ये हमारा संविधान संशोधन जो है ये हमारा जोड़ा जाता है 19, इसका जो ईयर था वो था 1992, 1992 का, ठीक है। 11th स्केड्यूल जो हमारा पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है, हमारी 11वीं अनुसूची। वहीं पे हमारा जो 12th स्केड्यूल है, 12th, इसको हमारा जोड़ा जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और इसका जो ईयर है ये भी क्या है? 1992 ही है, 1992 से इनको जोड़ा जाता है। तो हमारी यहाँ पे जो 4 अनुसूची है, ठीक है, इनको जोड़ा गया और यहाँ पे फिर आज इस तरह से हमारे संविधान में जो प्रेजेंट में अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियों की 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में हो गई हैं, ठीक है। अब हम इनके 12 अनुसूचियाँ क्या हैं इनको हम पढ़ेंगे। देखिए हमारे ना किसी भी कंपटीशन में सभी प्रकार मतलब हमारे भारत में जितने भी कंपटीशन होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, रेलवे हो गया, SSC हो गया, ठीक है, जुडिशरी वगैरह, कहीं पे भी जहाँ पे भी पॉलिटी आपकी आ रही है वहाँ पे हमें ना स्केड्यूल को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से पर्टिकुलरली ना स्केड्यूल से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से स्केड्यूल में क्या है, ठीक है। जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि भाई दल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची से आया था, तो कौन सी से आया था? जैसे 10th स्केड्यूल से आया था, 10वीं अनुसूची से आया था। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अनुसूची में क्या है, कौन सी अनुसूची किस सब्जेक्ट से रिलेट करती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे अपना फर्स्ट अनुसूची पे हम आएंगे और जो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है वो है हमारा, इससे संबंधित जो अनुच्छेद हमारे होंगे वो होंगे हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 और 4, ठीक है, अनुच्छेद 1 और 4। और प्रथम अनुसूची जो हमें बताती है वो ये बताती है कि भाई राज्यों के नाम क्या होंगे, ठीक है, राज्यों का सीमा क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी, ये सब जो निर्धारित करेगी वो हमारा कौन निर्धारित करेगा? फर्स्ट स्केड्यूल ने इसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड की। जैसे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 ने बताया हमें हमारे संविधान के राज्य, संघ और राज्य क्या होगा, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में किसने बात की? हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 ने बात की। तो वहीं पे हमारा सेम उसी तरह से हमारा जो फर्स्ट स्केड्यूल है वो बात करता है राज्यों के नाम के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में हमारा फर्स्ट स्केड्यूल यहाँ पे बात करता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हम अनुच्छेद भी याद रखेंगे, उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है और उसका अनुसूची में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। ओके, सेकेंड स्केड्यूल की हम बात करेंगे और जो हमारा सेकेंड स्केड्यूल है वो हमें बताता है कि भाई जितने भी लोग संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, ठीक है, संवैधानिक पद कैसे हो गए भाई? राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, हमारे गवर्नर हो गए, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर हो गए, है ना। इन पदों पर जो लोग आसीन हैं उनकी परिलब्धियां क्या होंगी, भत्ते क्या होंगे, वेतन क्या होंगे, उनके बारे में हमें सेकेंड स्केड्यूल बताता है। अब इसको बस थोड़ा सा ना आप मतलब छोटा याद रखें। जैसे आप फर्स्ट स्केड्यूल में आपने क्या याद किया कि भाई राज्यों के नाम, सीमाएं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाएं, ये कहाँ पे है? फर्स्ट स्केड्यूल में।
सेकेंड स्केड्यूल में क्या है भाई, यहाँ पे बात की गई है परिलब्धियां, वेतन और भत्ते के बारे में, ठीक है। अब ये आपको भाई यहाँ पे याद कर ही सकते हैं किसके वेतन और भत्ते के बारे में बात हो रही है, जो पर्सन्स, जो ऑफिशियल्स कहाँ पे हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो लोग होल्ड करते हैं, उनके परिलब्धियां, वेतन और भत्तों के बारे में सेकेंड स्केड्यूल के बारे में बात की गई है। अब वो लोग कौन कौन से हैं, इनकी एक लिस्ट है कि 9 पर्सन्स हैं, 9 तरह के लोग हैं, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है भाई। कौन, जैसे फर्स्ट जब हम यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात की गई है, किसके वेतन भत्ते और परिलब्धियां की बात की गई है, तो यहाँ पे बात की गई है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। फिर भाई राष्ट्रपति हो गया, सेंट्रल लेवल पे राज्यों में कौन होंगे, गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे। अब ना बस थोड़ा सा लॉजिक भी लगाए ना, थोड़ा सा हम लॉजिकल सोचने की अगर कोशिश करते हैं तो हम इजीली याद रख सकते हैं भाई। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, फिर अब भाई वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे कौन होगा, पार्लियामेंट होती है भाई, पार्लियामेंट में कौन हो गया, लोकसभा होगी, राज्यसभा हो गई, फिर प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट हो गया भाई। यहाँ पे उसकी तो एम्लुमेंट्स, सैलरी और उसकी हमने बात कर ली है, अलाउंसेस की। अब यहाँ पे गवर्नर, अब देखो स्पीकर हो गया। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है, स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर है लोकसभा, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जब हम बात करेंगे, अब ये लोकसभा की बात हुई, अब लोकसभा के बाद कौन आएगी भाई, राज्यसभा। तो राज्यसभा में कौन होंगे, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक है, चेयरमैन और हमारे डिप्यूटी चेयरमैन। इनकी यहाँ पे वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है। अब ये तो बात हो गई सेंट्रल लेवल की। अब भाई स्टेट लेवल पे क्या होती हैं भाई, विधानमंडल होते हैं, विधान परिषद होती है, ठीक है। और गवर्नर तो हमने शुरू में ही देख लिया था कि गवर्नर के वेतन भत्ते होंगे। तो अब यहीं पे फिफ्थ नंबर पे बात की राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर इसके बाद अब भैया राज्य विधानसभा का काम हो गया। अब राज्य विधानसभा के बाद यहाँ पे क्या बात की इन्होंने, विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद हमने पढ़ा था ना, जैसे स्टेट लेवल पे क्या होती है भाई, विधानमंडल और विधान परिषद होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर स्टेट की क्या हो, अपनी विधान परिषद हो, ठीक है, वो फ्री होते हैं। अगर वो उन्हें लगता है तो वो विधान परिषद बना सकते हैं, नहीं लगता है तो वो नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, विधानसभा से ही काम चल जाता है। अब यहाँ पे 6 नंबर पे इन्होंने बात की कि राज्य विधानसभा के जो भाई सभापति होंगे और उपसभापति होंगे, उनकी वेतन भत्तों के बारे में यहाँ पे बात हुई है। कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में। अब 7वें नंबर पे यहाँ पे इन्होंने बात की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन भत्ते भी कहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, सेकेंड स्केड्यूल में डिसाइड किए गए हैं। अब वही सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर वही दोबारा से स्टेट लेवल पे कौन होते हैं, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं। तो हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनके वेतन भत्ते भी कहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, सेकेंड स्केड्यूल में ही डिसाइड किए गए हैं। फिर 9th नंबर पे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैग भी हम बोलते हैं, ठीक है, कैग, शॉर्ट में कैग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे ही आप लॉजिक लगा सकते हैं भाई। सबसे पहले आप सेंट्रल लेवल पे देखना संवैधानिक पद कौन कौन से हो गए, फिर स्टेट लेवल पे देखना, ठीक है। अब हम आते हैं अपना थर्ड स्केड्यूल पे, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड स्केड्यूल की, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड स्केड्यूल है, हमारा थर्ड स्केड्यूल जो संबंधित है हमारा उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे संबंधित अनुच्छेद यहाँ पे होंगे वो होंगे 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। ये हमारे जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो हमारे थर्ड स्केड्यूल से संबंधित हैं। देखिए कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी जो लिस्ट है वो हमें तीसरी अनुसूची में प्रोवाइड की गई है कि कौन से उम्मीदवार होंगे, वो कौन से सदस्य होंगे जिनकी शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में तीसरी अनुसूची में बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे हैं जी भाई संसद और विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, संसद पार्लियामेंट, विधानमंडल लेजिस्लेचर, ठीक है, उनके जो मेंबर्स होंगे उनके जो शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है। सेकेंड नंबर पे संघ और राज्यों के जो मंत्री हैं, ठीक है, उनकी शपथ और प्रतिज्ञान। थर्ड नंबर पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे उनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, जो कैग हमने पढ़ा ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी जो क्या होगी, उसकी शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में भी थर्ड अनुसूची में ही बताया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ये चार ये जो लिस्ट है आप इसको याद रखेंगे, कौन कौन से लोग, कौन कौन सी जो संस्थाएं, कौन कौन से जो मेंबर्स हैं, कैंडिडेट हैं, किन की ओथ और अफर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। संबंधित अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे ना पर्टिकुलरली क्वेश्चन बन जाते हैं पर्टिकुलर हमारे स्केड्यूल से, यहाँ पे पूछ लेंगे भाई कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये याद करना ज़रूरी है कि आप चारों जो ये जो चारों की जो हमने लिस्ट आपको प्रोवाइड की है आप इसको याद रखें, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी 4th अनुसूची के बारे में, और जो हमारी जो यहाँ पे 4th अनुसूची है वो हमारी 4th अनुसूची जो है वो हमारी बात करती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से संबंधित हमारी ये अनुसूची है। और यहाँ पे जब हम संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो वो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 4 और 80, ठीक है। 4 और 80 यहाँ पे हमारे अनुच्छेद हैं। अब देखिए 4th अनुसूची में स्पेशली यहाँ पे बात की कि भाई राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन से राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, ठीक है। ये कहाँ पे डिसाइड किया गया है, 4th अनुसूची में 4th शेड्यूल में ये निर्धारित किया गया है। अब आप जैसे कि भाई यूपी की, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि पढ़ते क्या हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि यूपी की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी की, ओके। तो ये जो बंटवारा है आवंटन जो है ये कहाँ पे होता है, 4th शेड्यूल के अनुसार होता है। आप यहाँ पे बस ये याद रखेंगे, इस तरह से आप यहाँ पे की पॉइंट्स बना लेंगे कि भाई 4th अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। वहीं पे जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची बात करती है अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनका नियंत्रण और प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है 5th शेड्यूल में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जब हम यहाँ पे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो हमारा संबंधित अनुच्छेद यहाँ पे हो जाता है आर्टिकल 244, ठीक है। आप इस तरह से ना की पॉइंट्स ही बना लें बस, जैसे प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बात की गई है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब भाई 5 अनुसूची हमने अच्छे से पढ़ ली है। जब हम 6th अनुसूची 6th शेड्यूल पे हम आएंगे तो जो हमारा 6th शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली बात करता है 4 स्टेट्स के बारे में, ठीक है। 4 राज्यों के बारे में बात करता है कि इन 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पे। अब देखिए जो हमारी 5वीं अनुसूची है वो उसमें हमारी मतलब एक ब्रॉड लेवल पे बात की गई भाई अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। और यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया, मतलब स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई ये जो 4 राज्य हैं इनसे संबंधित जो प्रावधान है इनमें जो जनजातियाँ जो निवास करती हैं वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण कैसे चलेगा ये यहाँ पे 6ठी अनुसूची में बताया गया। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 राज्य हैं हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इन 4 राज्यों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातीय क्षेत्र हैं, ओके। तो इसलिए इन्हें स्पेसिफिक दर्जा यहाँ पे, एक स्पेशल दर्जा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जब हम इनके संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो हमारे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 244 और 275 हमारे यहाँ पे अनुच्छेद हमारे 6th शेड्यूल से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची जो है ये बात करती है शक्तियों के बंटवारे के बारे में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कैसे होगा राज्य और केंद्र के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है वो कैसे किया जाएगा, ये हमारा 7वीं अनुसूची ने डिसाइड किया। और इसके अनुसार इन्होंने 3 लिस्ट बनाई, 3 सूचियाँ यहाँ पे बनाई, जिसके अनुसार जो फर्स्ट सूची है हमारी संघ सूची, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दिया, यहाँ पे इन्होंने सेंटर को दिया। और जब हमारा संविधान बना था तो ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना तो हमारी जो संघ सूची में थे वो कितने सब्जेक्ट थे, 97 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। 97 सब्जेक्ट्स को हमारे इसमें रखा गया था, जो प्रेजेंट में अब कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं, 100 हो गए हैं, ठीक है।
फिर वहीं पे सेकंड सूची में राज्य सूची, और राज्य सूची में यहाँ पे राज्य सूची में जो विषय थे इन पे जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसको दिया गया, राज्य को दिया गया। और यहाँ पे जो ओरिजिनली जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो किस कानून बनाने का अधिकार भाई स्टेट को दिया जाता है राज्य सूची में। और यहाँ पे जो ओरिजिनली सब्जेक्ट को रखा गया था, विषय को रखा गया था, तो यहाँ पे जो टोटल विषय थे वो थे हमारे यहाँ पे 66, ठीक है, 66। और अब जो प्रेजेंट में ये समय हमारे हो गए हैं ये 61 हो गए हैं। देखिए सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो तो बढ़ गए हैं, 3 बढ़ गए हैं, और यहाँ पे जो राज्य सूची में सब्जेक्ट थे उनको घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, ये 61 हो गए हैं। वहीं पे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जिसमें क्या कर सकती है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों मिलकर के दोनों क्या कर सकती, कानून बना सकती हैं। और ये हमें पता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है, सेंटर को दी जाती है। अगर दोनों में से कानून बनाता है कोई तो सबसे वरीयता किसको दी जाती है, सेंटर को दी जाती है, ठीक है, सेंटर के द्वारा यहाँ पे सेंटर को यहाँ पे वरीयता दी जाती है। और इस तरह से समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों को दिया जाता है, सेंटर को भी और स्टेट को भी। और यहाँ पे जो ओरिजिनल जो सब्जेक्ट्स थे वो थे 47, और जब प्रेजेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो प्रेजेंट में यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं वो हो गए हैं 52, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची को आप याद रखेंगे कि शक्तियों का बंटवारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में शक्तियों का बंटवारा ये कहाँ है, 7वीं अनुसूची में है। जब हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की, 8वीं अनुसूची की, तो जो हमारा 8वीं अनुसूची है इस तरह से हम की पॉइंट्स याद सकते हैं। 8वीं जो अनुसूची है वो हमारी संबंधित है लैंग्वेजेस से, लैंग्वेजेस, ठीक है, भाषाओं से संबंधित हमारी ये अनुसूची है कि भाषाओं को जो मान्यता प्रदान की गई है, संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है, संविधान के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पे सूचीबद्ध किया गया है। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में ओरिजिनली हमारे यहाँ पे 14 भाषाओं को यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई थी। और वो जो हमारी 14 भाषाएं थी वो थी भाई, जैसे संस्कृत हमारी मूल रूप से रही है भाषा, तो भाई संस्कृत से निकली हिंदी, फिर उर्दू, और ये आप कुछ स्टेट्स के नाम पे, ठीक है, जैसे गुजरात में गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, मराठी, तमिल, है ना। जब हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में हम देखेंगे मराठी महाराष्ट्र में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। तो आप इस तरह से देखो, ये तो हमारी 14 भाषाएं हो गई। पूछ लिया जाता है यहाँ से ना, भाषाओं से स्पेसिफिकली क्वेश्चन बन जाते हैं कि लिस्ट दी रखी होती है कि भाई कौन सी भाषा है जो मूल रूप से रिकॉग्नाइज थी, कौन सी भाषा बाद में ऐड ऑन हुई है, किस भाषा को संविधान ने बाद में रिकॉग्नाइज किया है। तो आप ना थोड़ा लॉजिकली, मैं तो बोलती हूँ कि ट्रिक वगैरह चलो ठीक है, ट्रिक ठीक होती है, अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा ऐसा है कि अगर हम लॉजिकली चीज़ों को याद करें तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रिटेन रहती है, ठीक है। अभी जैसे कि भाई हमारी मूल रूप से हमारी जो मूल भाषा थी वो क्या थी, बस संस्कृत थी, फिर संस्कृत से निकली हिंदी, हिंदी से उर्दू, ठीक है। फिर कुछ स्टेट से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, बांग्ला, ठीक है, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हो। फिर भाई महाराष्ट्र में मराठी, फिर तमिल हो गया, साउथ में जब हम आएंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया, और जो हमारे आज संविधान में, जो प्रेजेंट में संविधान ने 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया है, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। तो ये जो 8 भाषाएं हैं जिनको बाद में जोड़ा गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप इनको याद रखेंगे। किस भाषा से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ, किसको कब जोड़ा गया और कौन सी ये भाषाएं हैं, ठीक है। जिस तरह से जो हमारी जो यहाँ पे सबसे जोड़ा गया, जो 9th, मतलब जब हम बात करते हैं 9th, ये हमारी 14 भाषा हो गई, 14 भाषाएं हमारे यहाँ पे हो गई। जो 15 भाषा थी भाई वो उसको जोड़ा गया सिंधी, ठीक है। और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1967 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और यहाँ पे जोड़ा गया सिंधी को, ठीक है, सिंधी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया। फिर यहाँ पे हमारा होता है 71st में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और इसके द्वारा 1992 ईयर भी पूछ लिए जाते हैं,
ठीक है, 1992 का 71st संविधान संशोधन है और इसके द्वारा यहाँ पे जोड़ा जाता है 3 भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा जाता है और इसमें जो पहली भाषा होती है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, आप इसके लिए जैसे ट्रिक हमने भी पढ़ी है, उसकी इसके लिए ट्रिक होती है कि भाई हम याद कर सकते हैं नमक, और नमक में ना आप जैसे अपनी व्हाट्सएप की भाषा में आप बहुत शॉर्ट में लिख रहे होते हैं ना, उसी तरह से आप यहाँ पे नमक में बस आप NMK ही पढ़ेंगे। ठीक है, नमक। ओके, और N से क्या हो गया, नेपाली हो गया, मणिपुरी। ठीक है, M से क्या हो गया, मणिपुरी हो गया, और K से कोंकणी हो गया, या फिर आप इसको पूरा नमक ही लिख लें। ठीक है, नमक, ये क्या हो गया, नेपाली हो गया, ये मणिपुरी हो गया और ये कोंकणी हो गया, जो आपको इजी लगे। ये इजी लग रहा है, आप NMK से ही ये याद रख सकते हो भाई। N से नेपाली, M से मणिपुरी और K से कोंकणी भाषा हो गया। ठीक है, तो ये तीनों भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ईयर की बात करें तो ईयर यहाँ पे हमारा हो जाता है 1992। ठीक है, 1992। फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारा 92वां संविधान संशोधन होता है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2003 में, और यहाँ पे फिर जोड़ा जाता है 4 भाषाओं को। और ये जो 4 भाषाएं हमारी होती हैं, सबसे यहाँ जोड़ा जाता है मैथिली को, संथाली को, डोंगरी और बोडो। ठीक है, 4 भाषाएं यहाँ पे जुड़ी जाती हैं। और इस तरह से ये टोटल कितनी हो गई, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, है ना, और इन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 8 भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा जाता है और टोटल भाषाओं की यहाँ पे संख्या हो जाती है 22। ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, इन चारों भाषाओं को याद कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, MC महेंद्र, और संथाली महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। ठीक है, ऐसा ही महेंद्र सिंह धोनी, D से धोनी का बल्ला, बैट मतलब। ठीक है, बल्ला। आप यहाँ से M से मैथिली, S से संथाली, D से डोंगरी और B से बोडो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई इन भाषाओं को भी। सिंधी को आप ऐसे याद रख लें, सिंधी सिंगल है, उसको इजीली याद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पे 7 भाषाओं को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, और एक भाषा को आप अलग से याद कर लो थोड़ा सा। ठीक है, कि भाई से 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया था। तो इस तरह से जो हमारी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची हमारी बात करती है भाषाओं के बारे में। ठीक है, भाषाओं जो संविधान द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनके बारे में हमारी 8वीं अनुसूची में बताया गया है। अब इसके बाद आता है हमारी 9वीं अनुसूची आती है, और जो 9वीं अनुसूची है उसको वो हमारी कैसे आती है, इसके लिए होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, पहला संविधान संशोधन यहाँ पे हमारा होता है, और इसको यहाँ पे जोड़ा जाता है 31st B, अनुच्छेद 31st B के द्वारा इसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, 31st B के द्वारा इसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। इसके लिए यहाँ पे हमारा होता है पहला संविधान संशोधन, और हमारे जो 9वीं अनुसूची है वो हमारी संबंधित है भूमि सुधार से, जमींदारी उन्मूलन से। ठीक है, ये हमारी 9वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, जमींदारी, क्योंकि उस टाइम पे भाई क्या था ना, लैंड रिफॉर्म्स की हमारे यहाँ पे जब भारत देश आज़ाद हो गया था 1947 में हो गया था, लेकिन संविधान हमारा लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो भाई उसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या था भाई, भूमि को बहुत ज़्यादा उसको भूमि को एक तरीके से, एक मैनर में उसको कलेक्ट करना था, उसको एस्टैब्लिश करना था। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है हमारे यहाँ पे भूमि सुधार, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं खराब कर रखी थी ना अंग्रेज़ों ने, अपने अपने हिसाब से उन्होंने चीज़ें चला रखी थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता है 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ था, पहले जो इसमें कानून रखे गए थे 9वीं अनुसूची में, उस पे ये बोला गया था कि मतलब इनके जो अधिकार है ना उसको संरक्षित कर लिया था, कि संविधान के मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो था 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून हैं, जितने भी अधिनियम और विनियम है, जितने भी एक्ट एंड रेगुलेशंस हैं, उन पे सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता था, रिव्यू नहीं कर सकता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, न्यायिक समीक्षा की जब हम बात करते हैं तो न्यायिक समीक्षा में भाई जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायालय है, न्यायालय को यह शक्ति दी जाती है कि वह क्या कर सकता है, जो सरकार ने जो कानून और नियम बनाए हैं, जो भी रेगुलेशंस बने हैं, उनकी वह क्या कर सकते हैं, जाँच कर सकते हैं। और अगर कोई भी कानून या नियम
हमारे संविधान के असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है तो कि वह क्या कर सकता है, उस कानून और नियम को, अधिनियम को वह उसको इनवैलिड करार कर सकता है, अवैध ठहरा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें 9th शेड्यूल में जो भी कानून और नियम थे उन पे क्या हुआ था कि इन पे सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे क्या होता है भाई, केशवानंद भारती का केस आता है, और केशवानंद भारती का केस आता है और इस केस के माध्यम से फिर यह अधिकार दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया जा सकता है कि भाई क्या की जा सकती है, यहाँ पे जो कानून और नियम है 9वीं अनुसूची में उनकी भी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इन कानूनों की क्या की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और यहाँ पे 9th शेड्यूल में यहाँ पे जो ओरिजिनली जो यहाँ पे कानून और अधिनियम थे वो हमारे यहाँ पे 13 थे। और जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में यही हमारे जो एक्ट रेगुलेशन है ये हमारे 282 हो चुके हैं। ये जो भी फैक्ट्स हैं, देखिए मैंने ना शॉर्ट नोट में बनाया हुआ है कि आप जिससे यह शॉर्ट में याद कर लें कि भाई जैसे 9वीं अनुसूची किससे संबंधित हो गई, भूमि सुधार से संबंधित हो गई, लैंड रिफॉर्म से संबंधित हो गई। जब हम शुरुआत में बात करते हैं मूल रूप से इसमें कितने वो थे हमारे, कितने एक्ट एंड रेगुलेशन थे, तो भाई 13 थे। प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो वो कितने हो गए हैं, 282 हो गए हैं। ठीक है, और पहले क्या था कि भाई कानूनी इसमें जो कानून और नियम है उन पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन अधिकार कब दे दिया गया, कानून केशवानंद भारती के केस के बाद 24 अप्रैल 1973 से क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया गया कि भाई यहाँ पे जो भी कानून और नियम है उनकी क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने 10th शेड्यूल की, और जो हमारा 10th शेड्यूल है इसको हम जानते हैं दल विरोधी कानून से, है ना, कि इसमें क्या है, इससे क्या आया था, हमारे देश में दल विरोधी कानून आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे यहाँ पे भारत में जो आया था वो 10th शेड्यूल से आया था, और इसके लिए हमारे संविधान में किया जाता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, और इससे दल विरोधी कानून क्या था भाई, दल विरोधी कानून क्या है, तो दल विरोधी कानून बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसमें सामान्य जैसे उसमें हार्मनी एस्टैब्लिश करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए लाया गया। क्या होता था कि भाई जो पार्टी है जीतने के बाद उनके जो नेता हैं वो दूसरी पार्टियों में चले जाते थे, तो उससे क्या हो रहा था भाई, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा था। तो इस डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ही दल विरोधी कानून आता है कि भाई क्या है, अब नेता क्या है, दल नहीं बदल सकते हैं, वो है कि अलग क्राइटेरिया हैं उनके बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रोक लगाई गई हमारे 10th शेड्यूल के द्वारा। ठीक है, जब हम बात करते हैं 11th शेड्यूल की, तो हमारा जो 11th शेड्यूल है इसको जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप ये जो हमारे जो 4 अनुसूचियाँ हैं ना, ये जो बाद में ऐड हुई हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, जो हमारा 11वीं जो अनुसूची है वो हमारी संबंधित है पंचायती राज सिस्टम से। ठीक है, जो पंचायत हैं वो हमारे यहाँ पे कहाँ से आई थी, 11th शेड्यूल से यहाँ पे आई थी। हमारे इसमें 1992 का हमारा ये संविधान संशोधन है। जब हम इसमें 11th शेड्यूल में बात करते हैं तो ओरिजिनली यहाँ पे जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे 29 सब्जेक्ट थे। जब हम संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो संबंधित जो अनुच्छेद था वो हमारा 243 जी हमारा ये संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है भाई, पंचायत की क्या शक्तियां होंगी, पंचायत के क्या प्राधिकार होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इसके बारे में कहाँ पे बात की गई, हमारे शेड्यूल 11 में बात की गई है। आप याद रखेंगे 29 विषय इंपॉर्टेंट मार्क करें और इसको हमेशा याद रखें। कितने सब्जेक्ट है यहाँ पे, 29 सब्जेक्ट्स हैं। जब हम बात करेंगे लास्ट हमारी शेड्यूल 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची जो हमारी संबंधित है वो हमारी संबंधित है नगर पालिका से। अब ना ऐसे ही शॉर्ट में भाई जैसे नगर पालिका याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। जैसे 11th हमारी कहाँ से संबंधित हो गई, 11वीं अनुसूची हमारी पंचायत से संबंधित, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित।
यहाँ पे हमें बताया गया कि भाई नगर पालिका की क्या शक्तियाँ होंगी, उसकी क्या प्राधिकार होंगे, क्या अथॉरिटी होगी, क्या जिम्मेदारी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये हमारा कहाँ डिसाइड किया गया, 12th शेड्यूल में हमें ये बताया गया। जब हम यहाँ पे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो हमारा संबंधित अनुच्छेद हो जाता है यहाँ पे 243 डब्ल्यू, ठीक है, 243 डब्ल्यू यहाँ पे हमारा अनुच्छेद हो जाता है। 12वीं अनुसूची को हमारे यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाई 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। उसी साल हमें क्या होता है, 1992 में ही पहले पंचायती राज को जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद, क्योंकि वो 73 का नंबर का हो गया, और उसी के बाद फिर क्या जोड़ा जाता है, नगर पालिका को जोड़ा जाता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है 74th। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और हमेशा याद करेंगे, यहाँ पे ईयर सेम है, ठीक है, ईयर सेम है, कभी अलग कर दें आप, ईयर सेम है लेकिन जो अमेंडमेंट की जो संख्या है वो डिफर है, ठीक है। ये 74th है, पंचायत के लिए 73rd है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे वो हमारे यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स को रखा गया था, 18 विषय यहाँ पे हमारे 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो इस तरह से ये थी हमारी आज की जो हमारा क्लास का टॉपिक था। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको 12 अनुसूचियाँ पढ़ाई हैं, ठीक है। आप अच्छे से इनको याद करेंगे और लॉजिकली आप याद करने की कोशिश करें, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, बहुत ईजी है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में हमने जैसे अनुसूचियाँ पढ़ी, तो जैसे हम इजीली याद कर सकते हैं कि भाई हमने फर्स्ट शेड्यूल में क्या पढ़ा, पहली अनुसूची में हमने पढ़ा कि भाई राज्यों के नाम क्या होंगे, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं क्या होंगी, ये हमारा फर्स्ट अनुसूची में हमारे यहाँ पे डिसाइड किया गया है। सेकेंड अनुसूची जो बात करती है वो बात करती है संवैधानिक पदों पर जो आसीन जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके वेतन और भत्ते के बारे में, परिलब्धियां, वेतन और भत्तों के बारे में कहाँ बात की गई है, सेकेंड शेड्यूल में बात की गई है। थर्ड अनुसूची में हमारी जो बात की गई है वो हमारी यहाँ पे बात की गई है, थर्ड शेड्यूल में बात की गई है हमारी जो उम्मीदवारों द्वारा जो ली जाने वाली जो उनकी शपथ है और प्रतिज्ञान है, ओथ और अफर्मेशन के बारे में थर्ड जो हमारा शेड्यूल है वो हमारा संबंधित है। फोर्थ अनुसूची जो हमारी संबंधित है वो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, वो हमारा फोर्थ शेड्यूल में डिसाइड किया गया है, बताया गया है। जो हमारी फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल हमारा बात करता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। वहीं पे ही देखिए यहाँ पे 5वीं में ये हो गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। वहीं पे 6th शेड्यूल स्पेसिफिकली 4 स्टेट के बारे में बात करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए भी आप एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने याद करने के लिए बनाई थी, आपको अगर कुछ और अच्छा लगता है तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको जो याद रखती हूँ, मैं इसको याद रखती हूँ ममता से, ठीक है, ममता बनर्जी को हम जानते हैं ना, ममता से मैं इसको याद रखती हूँ। देखिए ममता से आप कैसे याद रख सकते हैं भाई, आप ममता से इससे आप याद रखेंगे मिजोरम याद रखेंगे, एक एम से आप मेघालय याद करें, एक मेघालय हो गया, फिर इसके बाद ए से असम हो गया आपका, और इस एम से आप याद रखेंगे मिजोरम, और भाई त्रिपुरा आर आना चाहिए लेकिन आप इस ए को भूल जाएं और आप यहाँ पे याद रखें टी से त्रिपुरा, ठीक है, टी आ रहा है तो त्रिपुरा, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इस तरह से आप 4 स्टेट आप याद रख सकते हो ममता नाम से, एम से मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इसके लिए आप ये ट्रिक बना सकते हैं। 6th शेड्यूल 4 स्टेट के बारे में स्पेसिफिकली बात करता है, ठीक है। 7th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो 7th शेड्यूल सेंटर और स्टेट के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो कैसे होगा, उसके लिए 3 लिस्ट बताई गई हैं, उसके बारे में हमारा 7th शेड्यूल बात करता है। जब हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं तो 8th शेड्यूल हमारा बात करता है भाषाओं के बारे में, ठीक है, कि संविधान द्वारा जो रिकॉग्नाइज भाषाएं हैं वो कौन सी हैं, उनकी जो लिस्ट है वो हमारा 8th शेड्यूल में हमें दी गई हैं। और हमारी जो संविधान द्वारा रिकॉग्नाइज भाषाएं हैं प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं, आप इनको याद रखेंगे। जैसे जो हमारी 8 भाषाएं हैं उनको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, उनकी जो ट्रिक है वो मैंने साइड में आपको लिखी हुई है। जैसे भाई ये तो हमारी 14 हमारी मूल भाषाएं थी, 14 हमारी मूल भाषाएं थी, 8 को बाद में जोड़ा गया। इनके लिए 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुई, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसके लिए आप याद रख सकते हैं नमक। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप याद रखेंगे मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला,
ठीक है। अब 9वीं जो अनुसूची है हमारी 9th शेड्यूल की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। ये हमारा संबंधित है लैंड रिफॉर्म से। आर्टिकल 31B के द्वारा ये जोड़ी गई है और इसके लिए जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है। अब 10वीं अनुसूची जो हमारी है वो है हमारी दल विरोधी कानून से संबंधित, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित अनुच्छेद। मैंने ये साइड में ही लिखे हुए हैं, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं आप उन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है। जब हम बात करेंगे 11th शेड्यूल की, 11th शेड्यूल जो हमारा संबंधित है वो है पंचायती राज सिस्टम से संबंधित। 12th शेड्यूल हमारा संबंधित है नगर पालिका से संबंधित, म्यूनसिपलिटीज़ है ना, नगर पालिकाओं की क्या शक्तियाँ होगी, क्या उनका प्राधिकार होगा, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। ठीक है। और ये हमने आज की अपनी क्लास को रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसे कि अभी कुछ दिनों का गैप हो गया था, मैं क्लास नहीं ले पाई थी, एक्चुअली आई वॉज बिजी इन माई पर्सनल वर्क, लेकिन आपसे जो हमारी क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू होंगी। तो आप अपने क्लासेस को, अगर आपकी पहले कोई रह गई थी तो आप उन्हें प्रीवियस क्लासेस को भी ज़रूर देखें और आज से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।